हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है पर्सनली, जो कि आपके पास सेकंड यूनिट है, उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर चूज करा है. वैसे तो हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगर आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो हम जल्दी से जल्दी इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे. कोशिश मेरी यही है, लेकिन डियर आप लोगों के सपोर्ट के बिना ट्रस्ट मी दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम इसे कंप्लीट कर पाए. अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट हो जाता है माइंड. तो हमारा पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और हम डेफिनेटली इस पूरे कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 11th क्लास के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ से हमारे साथ जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि मैम आप बिजनेस स्टडीज को जो है वो अपलोड करें. जैसे कि हमने ऑलरेडी 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स जो है और मैथ्स ये कंप्लीट करा है. होपफुली हम 11th को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए. तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने पिक करा है डियर, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th के बिजनेस स्टडीज में भी काफी हद तक इसका रोल है. राइट, अकाउंटेंसी में भी आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब के बारे में बात करी जाएगी और इन सब के बारे में आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब, जैसे कि मैथ्स में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, अकाउंटेंसी में भी हमारा यही पर्पस होता है इसी तरीके से. तो ये चैप्टर बेसिकली क्या कहना चाहता है, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं या सोल प्रोप्राइटर कह सकते हैं, या कोई भी पर्सन जो अपने आइडिया को इनिशिएटिव देना चाहता है, लाइक किसी के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी ज्यादा है. देखिए, ज्यादातर अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होता जिसे बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता, उधार नहीं लेना पड़ता. तो ये चैप्टर इसी बारे में है कि आपके पास बिजनेस को जो फाइनेंस चाहिए होता है, बिजनेस को जो मनी चाहिए होती है, वो कहां कहां से ली जा सकती है. सोर्सेज मतलब वेयर इज द प्लेसेस, ठीक है, क्या जगहें हैं, क्या मीन्स हैं, क्या जरिए हैं जिसके थ्रू बिजनेस फाइनेंस को लिया जा सकता है. यानी बिजनेस के लिए जो मनी होती है बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे आपकी बॉडी में ब्लड होता है, जिसके बिना आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती तो ब्लड सर्कुलेशन ना हो. सिमिलरली बिजनेस के अंदर फाइनेंस का जो सर्कुलेशन है, पैसे का जो सर्कुलेशन है, वो चलता रहना चाहिए. तो ये चैप्टर आपको यही बताएगा कि बिजनेस को जो पैसा चाहिए होता है, जो फंड चाहिए होता है, वो कहां से मिलता है. जनरली अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि बिजनेस को पैसा कहां से मिलता है, तो जनरली आंसर ये होता है कि मैम बैंक लोन ले लेंगे, है ना. इसके अलावा आप कोई भी और जवाब नहीं दे पाते हैं. ठीक है, बैंक लोन ले लेंगे, और क्या सिर्फ एक सोर्स है बैंक लोन, क्या इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है. तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में जानने के बाद ये समझ जाएंगे कि बहुत सारे सोर्स है जहां से बिजनेस को फाइनेंस मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम बैंक लोन. राइट, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम आपको बताते हैं. सबसे पहले हम आपको मीनिंग बताएंगे बिजनेस फाइनेंस का, फिर उसकी जरूरत बताएंगे, फिर टाइप्स बताएंगे, फिर क्लासिफिकेशन बताएंगे. इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इक्विटी शेयर फाइनेंस, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे. एंड पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए. और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा ना लगे तो नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा. चलिए देखिए, मीनिंग क्या है आपके पास. इट रेफर टू बिजनेस फाइनेंस, इट रेफर टू मनी रिक्वायर्ड टू रन और कैरिंग आउट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, सिर्फ चलाने के लिए. देखिए, एक होता है कि बिजनेस को आपने स्टार्टअप देना है, सिर्फ उतने तक के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, आगे भी कच्चा माल खरीदना है, वर्कर्स को कई बार सैलरी देने के लिए पैसा नहीं हो पाता. रीजन ये है कि आपने उधार पर माल बेचा है, अकाउंट्स आप पढ़ चुके हैं, तो हम उधार पर भी सेल कर सकते हैं, कैश में भी सेल कर सकते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हमने उधार सेल ज्यादा करी है तो भी कैश नहीं आया है, लेकिन आपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, तब आपको पैसा चाहिए. तो आप बिजनेस फाइनेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. बिजनेस फाइनेंस इज नथिंग बट अ ब्लड इन आवर बॉडी. राइट, इसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर, एक एंटरप्राइज के अंदर, एक फर्म के अंदर फाइनेंस का रोल होता है. तो इट रेफर टू मनी रिक्वायर्ड टू रन और कैरिंग आउट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है पैसे की, वो पैसा ही यहां पर क्या कहला रहा है, बिजनेस
फाइनेंस। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता, खास तौर पे बिजनेस में तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहला उसने रीजन दिया कि टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास स्टार्टअप के पैसे होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के पैसे होते हैं, लेकिन आगे कच्चा माल खरीदने के लिए या आगे मॉडर्नाइजेशन यानी नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आइडिया है वो रिक्वायर करता है काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट, यानी उसमें बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपके पास नहीं है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी जो होती है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और सभी लोग कंपनी के ऑनर होते हैं, तो कई बार स्टार्ट करने के लिए और एस्टैब्लिश करने के लिए भी काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा आपको बाहर से कहां से अवेलेबल होगा उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो सबसे पहला रीजन उसने ये दिया कि कभी कभी बिजनेस को स्टार्ट और एस्टैब्लिश करने के लिए वी नीड फाइनेंस, वी नीड लोन, वी नीड मनी। सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि ठीक है आपका बिजनेस चल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो भी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो डे टू डे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, वेजेस हो गए, लगातार हमें परचेज करना है। इसके अलावा कई बार आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, राइट, नई टेक्नोलॉजी बाय करनी है, जिसको बोलते हैं मॉडर्नाइज करना है। डाइवर्सिफाई का क्या मतलब होता है, आप एक प्रोडक्ट में बहुत अच्छी मार्केट जमा चुके हैं, अब आपको लगता है कि यार एक और प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें कपड़ों का बिजनेस करना है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। उसके लिए आपको अलग मशीनें, अलग फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी और फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा है कि पैसे की जरूरत ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंड हो, है ना। आपको ये समझते हैं कि अगर इंसान कमाता है तो उसे लगता है कि और होना चाहिए और होना चाहिए। सेम बिजनेस के लिए है, बिजनेस का तो मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है, राइट। इसी तरीके से एसेट्स बाय करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मनी की नीड डिफाइन करना तो बहुत ही, 4 पॉइंट्स भी बहुत कम है अगर आप बात करें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन 4 यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा रिलेटिव्स हैं जो बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो पैसे की जरूरत तो लगातार एक बिजनेसमैन को पड़ती रहती है। तो बिजनेस फाइनेंस कहां से लिया जाएगा, ये चैप्टर इस बारे में खास तौर पर है। ये तो सबको पता है कि मनी बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहां से लिया जाएगा, ये इस चैप्टर की खासियत है जो आपको हम धीरे धीरे समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बिजनेस फाइनेंस है उसको 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। यानी जब आप लोन लेने जाते हैं या कहीं से भी लोन लेंगे तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको वो जो लोन चाहिए वो कितने पीरियड के लिए चाहिए। मतलब आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। अब शॉर्ट टर्म लोन जो होगा वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए होगा, और जो लॉन्ग टर्म लोन होगा वो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस में कच्चे माल के लिए पैसा मांग रहे हैं कि अभी आप दे दीजिए, उधार दे दीजिए, 3 महीने बाद हमारे डेटर हमें पैसा दे देंगे और हम आपका पैसा चुका देंगे, राइट। कोई भी शॉर्ट टर्म लोन अगर आपको चाहिए, यानी आप जैसे मान लीजिए अपने फ्रेंड से कहते हैं यार मेरी सैलरी जो है वो 10 तारीख को आ जाएगी, आज 7 तारीख है, मुझे पैसे की जरूरत है, थोड़े से मुझे 2000-3000 रुपए दे दे, मैं तेरी सैलरी आने पर वापस कर दूंगा। ये आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है। लेकिन अगर आप घर बाय कर रहे हैं और आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और मैं इसे 5 साल बाद चुका पाऊंगा, तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। अगर बिजनेस को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। और अगर बिजनेस को एसेट बाय करने के लिए पैसा चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया घर खरीदा हमने, तो हमें जो लोन चाहिए वो हम इतनी जल्दी नहीं चुका पाएंगे, राइट। सिमिलरली बिजनेस ने अगर कोई एसेट खरीदी या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी या आप कह सकते हैं कोई नया ब्रांच खोला, तो उसके लिए जो फंड उसने बोरो किया या उधार लिया वो इतनी जल्दी वापस नहीं करा जा सकता, उसमें टाइम लगेगा। तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए उधार लोगे, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, उस पैसे की रिक्वायरमेंट को बोला जाता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसिकली फिक्स एसेट खरीदना, है ना, अकाउंटेंसी में पढ़ा, फिक्स एसेट खरीदने के लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर या नई ब्रांच,
या नई प्रोडक्ट लॉन्च करना, इन सब चीजों के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसे कौन सी रिक्वायरमेंट बोला जाता है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। और अगर आपको 2 महीने 4 महीने के लिए कुछ उधार चाहिए और वो आप जल्दी ही चुका देंगे विदिन 1 ईयर, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले जब आप लोन लेने जा रहे हैं, आपको पहले ये क्लासिफाई करना है कि आपको वो लोन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए। वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। किस बात से? आपने बाय क्या करना है, राइट, आपने परचेज क्या करना है, उससे क्लियर हो जाता है। आप अपनी फ्रेंड के पास गए और आपने कहा कि यार मेरे को ना पैसे चाहिए 4,000 रुपए। उसने कहा तुझे किस पर्पस के लिए चाहिए? आपने कहा मुझे मोबाइल फोन लेना है, मेरे नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी तो मैं तुझे 2-2 हजार करके वापस कर दूंगी। ये कौन सा लोन हुआ? उसको पता है ये विदिन 1 ईयर मेरे पैसे वापस कर देगी, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई। दूसरे ऑप्शन में आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और आप कहते हैं यार तू तो बड़ा रिच है, तू मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दे। वो पूछेगा आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? तो आप बोलेंगे मैं एक छोटा सा घर खरीदना चाहता हूँ, रेंट दे दे के तंग आ चुका हूं। तो यहां पर जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो समझ जाएगा कि आप उसे 1 साल 2 साल के अंदर नहीं चुकाने वाले, बिकॉज आप रेंटेड पर्सन रहे हो अभी तक। तो आपके लिए एक किस्त के तौर पर पैसे आएंगे, तो उसे पता है कि आप इतनी जल्दी उसके पैसे नहीं चुका पाओगे, 4-5 साल लगेंगे। तो यहां पर जो यहाँ रिक्वायरमेंट है आपकी वो किस कैटेगरी में क्लासिफाई हो गई? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। इसको एक और नाम से बुलाते हैं, प्लीज इसे याद रखिएगा, कैपिटल बजटिंग रिक्वायरमेंट्स। और ये आपके पास 12th क्लास में भी है ये टॉपिक। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th की अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो, और वैसे भी ये जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप, क्या मतलब है फाइनेंस का? इज अ मनी रिक्वायर्ड टू रन और स्टार्टअप अ बिजनेस। जरूरत क्या है पैसे की? भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारी चीजें, एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कच्चे माल के लिए पैसा चाहिए, लेबर को देने के लिए पैसा चाहिए। तो नीड तो अनएंडेड है, ठीक है। टाइप्स 2 हैं आपके पास रिक्वायरमेंट बेसिस पर, अगर हम कहें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ यू वांट शॉर्ट टर्म लोन देन इट इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इट इज फॉर रॉ मटेरियल, सैलरीज एक्सेट्रा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए तो उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल बजटिंग। इट इज जनरली रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स एसेट। इट इज इन्वॉल्व लार्ज फंड्स, इसमें ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं और ज्यादा रिस्क भी होता है, राइट। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। चलिए, अब जो फाइनेंस है डियर, उसे क्लासिफाई करा गया है एक और बेसिस पर। 3 बेसिस आपके पास क्लासिफिकेशन के हैं और इसी तरीके से हम एग्जाम में भी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर, पीरियड बेसिस पे, ऑनरशिप बेसिस पर और जनरेशन बेसिस पर, ठीक है। पीरियड बेसिस पर जो लोन होता है, जो फाइनेंस होता है, क्लासिफिकेशन किसका है? बिजनेस फाइनेंस का, कि जो हम लोन लेते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, मतलब अभी आपने पढ़ा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, दैट इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इसके इन बिटवीन आपके पास आता है मीडियम टर्म। अब ये कैसे क्लासिफाई होता है कि शॉर्ट टर्म का लोन है या मीडियम टर्म का है, लॉन्ग टर्म का? अगर आप 1 साल के अंदर लोन को चुका दोगे तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन। अगर आपने लोन 1 से 5 साल तक के लिए लिया है तो वो होता है मीडियम टर्म लोन। और अगर आपका लोन 5 साल से ज्यादा समय के लिए है, यानी आप उससे ज्यादा समय बाद वापस करेंगे, तो वो कहलाता है आपके पास लॉन्ग टर्म लोन, राइट। दिस इज व्हाट फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पीरियड बेसिस। 1 साल के अंदर लोन चुका देंगे तो शॉर्ट टर्म लोन, 1 से 5 साल में अगर लोन चुकाएंगे तो मीडियम टर्म लोन, 5 से ज्यादा साल के लिए समय लेते हैं हम तो लॉन्ग टर्म लोन, राइट। चलिए, ऑनरशिप बेसिस पर एक होता है डियर ऑनर्ड फंड, एक होता है बोरोड फंड। मतलब अगर आप किसी से पैसा लेते हो और उसे कंपनी का ऑनर भी बना लेते हो अपने साथ, तो उससे जो आपने फंड लिया, उससे जो आपने लोन लिया, वो कैसा कहलाएगा? ऑनर्ड फंड। जो इक्विटी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसी ही है। बोरोड फंड क्या होता है? हमने सामने वाले से उधार लिया, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लोनर है, उसने हमें लोन प्रोवाइड करा है, वो कंपनी का ऑनर नहीं बनेगा। तो ये 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर किसी से आपने उधार लिया और उसे अपना पार्टनर बना लिया, ऑनर्ड फंड। अगर आपने किसी से उधार लिया, वो बाहर बोरोवर के तौर पर ही, आप सॉरी बोरोवर हैं और वो लेंडर के तौर पर बाहर खड़ा हुआ है कि उसने आपको लोन दिया है, तो वो आपके पास बोरोड फंड कहलाता है, ठीक है जी। थर्ड क्लासिफिकेशन है जनरेशन बेसिस। अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोन लेते हैं तो इंटरनल जो है वो फाइनेंस कहलाता है, और अगर आप बाहर वाले बंदों से लोन लेते हैं तो वो एक्सटर्नल लोन कहलाता है,
इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल आपको ये समझना है, अगर 1 साल तक का लोन तो शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल का लोन तो मीडियम टर्म, 5 से ज्यादा समय का लोन तो लॉन्ग टर्म, राइट। अगर कोई फंड इस तरीके से लिया जाए कि वो सामने वाला पर्सन जो है कंपनी का पार्टनर बन जाए, ऑनर बन जाए, तो वो फंड, वो लोन ऑनर्ड फंड कहलाता है। और उसके बिल्कुल अपोजिट, अगर किसी से आपने लोन लिया और उसके पास कोई राइट्स नहीं है, सिर्फ वो लोन दे रहा है, लोनर के तौर पर है, तो वो बोरोड फंड। अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही लोन ले लेते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं उन्हीं से लोन ले लेते हैं, तो इंटरनल फाइनेंस। और अगर आप बाहर से कहीं से उधार लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फाइनेंस, राइट। अब देखिए डियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड। उसी में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल भी समझ में आ जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड। ऑनर्ड फंड के बारे में मैं बताऊंगी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, और एक एक करके इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझिएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाइएगा, राइट। तो सबसे पहले ऑनर्ड फंड में कौन कौन होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, राइट। ये सारी चीजें हैं। मैडम कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझाया ही कहाँ है, एक एक करके हम इसको लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इन सबसे पहले, ये जो मैं एक एक करके आपके साथ ऑनर्ड फंड डिस्कस करूंगी, उससे भी पहले जो बच्चों का सवाल होता है, जो जनरली हमें फेस करने को पता चलता है कि शेयर क्या होता है, मैम ये शेयर नहीं समझ में आता हमारे को। फिर हम आपको बताएंगे ये इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, ये तीनों को पहले इकट्ठा समझना जरूरी है आपको, फिर ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए शेयर क्या होता है, हिस्सेदारी। आप कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं पर जैसे फ्रेंड्स हैं, आप घूमने जाते हैं, अगर आप अकेले वहां पर स्पेंड करते हैं उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, तो आपके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ जाता है। आपको लगता है यार मैं नहीं जा सकता, आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है, रोज मैं खिलाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम चारों को खिला सकूं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप चारों फ्रेंड्स कॉन्ट्री कर लो, है ना, बहुत बार सुनने को मिलता है कॉन्ट्री कर ली हमने और अब हम घूमने जा रहे हैं या फिर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहां पे आसानी हो जाती है। वहां पर चारों जनों ने थोड़े थोड़े पैसे जो उनके पास थे इकट्ठे करे और पार्टी करी, इंजॉय करा, एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। हिस्सा, है ना, हिस्से को ही शेयर बोला जाता है, यहां पर भी वही मतलब है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल समझाते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अब मुझे उसमें काफी पैसे चाहिए। वैसे तो समझ लीजिए मुझे 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, पर मैं एक छोटा सा अमाउंट ले रही हूं। मान लीजिए कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है भाई, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं और मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस। 10 लाख रुपए बहुत कम होते हैं, इससे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाता ज्यादा, तो मुझे करोड़ में चाहिए, पर मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए ले रही हूं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज है, बाकी के 9,50,000 रुपीज कहां से आएंगे, ठीक है। अब वही मुझे ढूंढना है, उसी को तो बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। मुझे लोन चाहिए 9,50,000 का, कहां से लिया जाए अपार्ट फ्रॉम बैंक लोन, बैंक नहीं जाने का है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो कहां जाके ये लोन लिया जाए, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर मैं आपको बताऊंगी। तो डियर मैंने क्या किया, मैंने फिलहाल क्या किया, मैंने इस 10 लाख रुपए के टुकड़े कर दिए। मैंने एक कागज बनाया, ठीक है, जिस पर मैंने 100 रुपए मेंशन कर दिए, एक टिकट 100 रुपए की, जैसे एक टिकट होती है बिल्कुल उसी तरीके से 100 रुपए की एक टिकट हो गई। अगर 100 रुपए की मैंने टिकट बनाई है तो ऐसी मुझे कितनी टिकटें बनानी पड़ेंगी, 10,000, राइट। तो मैंने ऐसी 10,000 टिकटें बना दी, क्लियर। अब उन टिकटों में मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या क्लासिफिकेशन है, एक टिकट जो है वो येलो कलर की है, ठीक है, उस पर 100 रुपए लिखे हैं। एक जो है वो ब्लू कलर की है, उस पर भी 100 रुपए लिखे हैं। एक जो है वो ग्रीन कलर की है, उस पर भी 100 रुपए लिखे हैं। वैसे मैं अलग अलग डिनोमिनेशन कर सकती थी, पर मैंने सेम करा, ठीक है। एक के ऊपर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर, एक के ऊपर लिखा है प्रेफरेंस शेयर और एक के ऊपर लिखा है डिबेंचर। अब मैंने लोगों को कहा कि आप मेरी कंपनी में आइए, कंट्रीब्यूट करिए और बदले में मुझसे ये टिकट बाय कर लीजिए कि आपने इन्वेस्ट करा है, इस बात के प्रूफ के तौर पर। क्या होगा, ये सब लोग मेरे साथ हिस्सेदारी करेंगे अगर ये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब कोई भी इंसान जो इक्विटी शेयर खरीदेगा या प्रेफरेंस शेयर वाली टिकट खरीदेगा, है ना, येलो कलर वाली और ब्लू कलर वाली, वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं कंपनी में। यानी
जो भी बंदा इक्विटी और प्रेफरेंस वाली टिकट बाय करेगा, शेयर बाय करेगा, हिस्सा बाय करेगा, वो मेरी कंपनी में मेरे साथ ऑनर बन जाएगा। इसलिए इनसे जो मैंने फंड लिया है और जो मेरी कंपनी में डिबेंचर वाली टिकट बाय करेगा वो मेरा बोरोअर है, यानी उसने मुझे मैं बोरोअर हूं और उसने मुझे बोरो फंड दिया है, ठीक है, ऑनर्ड फंड नहीं, वो मेरी कंपनी का ऑनर नहीं बनेगा। अब ये तीन नाम अलग अलग क्यों दिए गए हैं? देखिए, तीनों से ही बिजनेस में पैसा आया है। अगर कोई पर्सन इक्विटी शेयर बाय करता है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन की बात करते हैं, उसने जो है वो 500 इक्विटी शेयर बाय करे, 500 टिकट, एक टिकट 100 रुपए की और उसने 500 टिकट बाय करे, इसका मतलब उसने मेरी कंपनी में 50,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और उसने मुझे अपनी हिस्सेदारी दे दी और वो मेरी कंपनी का ऑनर भी बन गया। ये जो मेरे पास है ये ऑनर्ड फंड है। बी आया, उसने 200 प्रेफरेंस शेयर बाय करे, एक टिकट 100 रुपए की है, उसने 200 टिकट बाय कर ली, यानी उसने मेरी कंपनी में 20,000 रुपए का लोन दे दिया मुझे। इसने भी लोन दिया, ए ने 50,000 रुपए का, बी ने भी मुझे लोन दिया है 20,000 रुपए का, लेकिन बाय करने का तरीका अलग अलग है। इसने क्या बाय करे? इक्विटी, इसने क्या बाय करे? प्रेफरेंस। एक और आया, उसने 600 डिबेंचर बाय कर लिए, ठीक है, उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया मेरी कंपनी में? 60,000 रुपए। अब ये तीनों पर्सन अलग अलग क्यों हैं और किसी ने इक्विटी, किसी ने प्रेफरेंस और किसी ने डिबेंचर क्यों बाय करे, इसका समझते हैं। देखिए, इक्विटी और प्रेफरेंस को तो आप मोरलेस एक कैटेगरी में डाल के समझ सकते हैं। देखिए, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं रिस्क टेकर, जिन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है, और उन्हीं के बिल्कुल अपोजिट होते हैं रिस्क अवर्सर, जो बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ये वही टाइप के लोग हैं। जिस पर्सन ने, यानी ए ने, मेरी कंपनी में 50,000 रुपए इक्विटी के टिकट बाय करके, जिसको हम शेयर बोलते हैं, 50,000 रुपए मेरी कंपनी में लगाए हैं, वो पर्सन है रिस्क टेकर। क्योंकि इक्विटी का क्या फीचर होता है, कंपनी में एक बार पैसा लगा देने पर ये परमानेंट पैसा हो जाता है, परमानेंट कैपिटल हो जाती है। कंपनी तभी वापस करेगी इसको जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले वापस नहीं करा जाएगा इसका पैसा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी कभी भी शेयर होल्डर को, चाहे इक्विटी है चाहे प्रेफरेंस है, इनको जो चीज प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी शेयर होल्डर को दिया जाता है प्रॉफिट, नहीं तो नहीं। तीसरी चीज, ये लोग कंपनी को लोन देने के बदले में कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाते, ठीक है जी, ये होते हैं रिस्क टेकर। दूसरी तरफ आपके पास डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी डिबेंचर वाले टिकट वाले। तो सी यहां डिबेंचर होल्डर है। डिबेंचर होल्डर ये किस टाइप का पर्सन है? ये बिल्कुल रिस्क अवर्सर है, ये रिस्क लेना पसंद नहीं करता। इसने कहा, देखो जी, मैंने आपको 60,000 रुपए का लोन दिया है, बदले में मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, मतलब मैं कुछ ना कुछ सेफ्टी चाहता हूं कि कल को तुम मेरा लोन या इंटरेस्ट ना चुका पाओ तो मैं तुम्हारी वो एसेट बेचकर अपना उधार ले लूं। ऐसा इक्विटी और प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं करते, यानी कुछ सिक्योरिटी नहीं मांगते, बस लोन दे देते हैं। रिस्क लेने वाली बात ही तो हुई ना कि सामने वाले को अपने पैसे दे दिए और बदले में कोई सेफ्टी नहीं ली, राइट। लेकिन डिबेंचर वाले ऐसे नहीं होते, यानी लोन देने वाले ऐसे नहीं होते। सेम बैंक का रूल होता है, अगर आप लोन लेने जाते हो तो बदले में आपको क्या करवाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। दूसरी चीज, इन लोगों को क्या मिलता है? डिविडेंड, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, यानी इनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिबेंचर होल्डर की बात करते हैं या किसी भी लोनर की बात करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। उन्होंने फिक्स रेट से, एक रेट फिक्स हो जाती है 10% या 6%, जो भी उनकी रेट होगी, उस रेट से वो अपने लोन पर इंटरेस्ट लेते हैं। उनको कोई मतलब नहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तीसरी चीज, इनको कंपनी में कोई इंटरफेयरिंग राइट नहीं होते, डिसीजन मेकिंग राइट इनका कोई नहीं है। डिसीजन मेकिंग राइट ऑनर का होगा ना। ये दोनों कंपनी के ऑनर कहलाते हैं, जिसमें इक्विटी सबसे मेन है, लेकिन ये कंपनी के सिर्फ लोनर हैं। क्यों? बिकॉज इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा सेव कर लिया। एक तो इन्होंने कह दिया जी हम अपना लोन दिया है, इसके बदले में हमें क्या दो? सिक्योरिटी दो, कुछ ना कुछ गिरवी रखो। दूसरा, इन्होंने फिक्स कर दिया कि हमें तो इतना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो दे आर रिस्क अवर्सर। तो अगर मेरे 3 फ्रेंड्स हैं,
एक जो कहता है यार कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ पैसा लगाने को तैयार हूं, डूब जाएगा तो देखा जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो फिर प्रॉफिट भी तो ज्यादा मिलेगा ना। और बिजनेस तो है ही ऐसी चीज डियर जिसमें रिस्क के बिना बात नहीं बनती, तो बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ता है, ये तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो क्या कहते हैं एडवेंचर करने में बहुत ज्यादा मन करता है उनका, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे प्लेसेस पर नहीं जाना पसंद करते, तो बिल्कुल इसी टाइप के लोग हैं। तो ये बी किस टाइप का पर्सन है? ए तो रिस्क टेकर हो गया जिसने इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और सी हो गया बिल्कुल रिस्क अवर्सर। डियर इसको बोला जाता है रिस्क न्यूट्रल, ये इन बिटवीन है, कहीं ना तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है ना ही रिस्क अवर्सर है, कहीं इन बिटवीन ये लाई करता है। ठीक है जी। अब इसको क्या फायदा होता है और इसका नाम प्रेफरेंस क्यों होता है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने सब लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है, पैसा लेकर 10 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने इन्वेस्ट करा। जिस जिस पर्सन ने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर खरीदा वो मेरी कंपनी का ऑनर हो गया, और उनके द्वारा लिया गया फंड ऑनर्ड फंड कहलाया। और जिस जिसने मुझे डिबेंचर के थ्रू, टिकट के थ्रू पैसे दिए, वो मेरे एक तरीके से मेरे को लोन दे रहे हैं। तो देखिए डियर, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाकर मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इसमें से सब माइनस है, सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस नहीं है, इसको हम लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। अर्निंग या प्रॉफिट एक ही बात है। मान लीजिए ये प्रॉफिट आपको 1 लाख रुपए हो रहा है, इसमें से बाकी सब माइनस है, सिर्फ इंटरेस्ट देना बाकी है डिबेंचर्स होल्डर को, टैक्स देना बाकी है गवर्नमेंट को, और इक्विटी और प्रेफरेंस, मतलब इन तीनों को और एक गवर्नमेंट को देना बाकी है, बाकी सबकी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है ना। इन तीनों को देना बाकी है और गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट में से पता है क्या पे करा जाएगा? इंटरेस्ट, क्योंकि ये फिक्स्ड थिंग है, आपको उसको देनी ही देनी है। अगर आपका प्रॉफिट है उस लायक तो भी, नहीं है तो भी आपको देना ही पड़ेगा। फिलहाल मान लेते हैं 60,000 रुपए का आपका डिबेंचर है और 10% इंटरेस्ट है, तो आपको 60,000 का 10% यानी 6,000 रुपए इसको फिक्स देने ही पड़ेंगे। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, इवन इफ अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तब भी देना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट बच गया 94,000, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मान लेते हैं कि आपका टैक्स चला जाता है यहां पर 50%, राइट, गवर्नमेंट को आपने टैक्स दे दिया 50%, तो यहां पर आपके पास कितने बच जाएंगे? 47,000 रुपीज का आपका चला गया, मान लीजिए टैक्स चला गया। अब आपके पास यहां पर रह गए 47,000। अब हम आपको समझा रहे हैं प्रेफरेंस और इक्विटी के बीच का क्या डिफरेंस होता है। देखिए हैं दोनों ही शेयर होल्डर्स, मतलब दोनों ही ऑनर्ड फंड है, दोनों ही कंपनी को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क होता है? इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, फिक्स्ड थिंग है, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिविडेंड एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा इन दोनों को, जितना कम प्रॉफिट उतना कम मिलेगा। तो ये बेशक रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस रिस्क का बेनिफिट भी होगा। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इन दोनों को ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन डिबेंचर वाले का क्या है? उसको तो फिक्स 6,000 ही मिलेंगे ना, जितना भी उसने लोन दिया होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन इनको नुकसान भी है। तो भाई जो रिस्क लेता है उसको फायदा भी बहुत होता है और नुकसान भी बहुत होता है ना। अब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, डिबेंचर होल्डर जॉब करने वाला पर्सन है, सेफ गेम खेलता है, सैटरडे संडे छुट्टी होगी और मेरे को अपनी सैलरी फिक्स मिलेगी। लेकिन जो ए है वो एक तरीके का बिजनेसमैन माइंड है, उसको लगता है कि ठीक है मुझे इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, बहुत प्रॉफिट हो जाए, और हो भी सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए, ठीक है कि नहीं। तो इन बिटवीन, और एक तरीके से जो ये रिस्क न्यूट्रल टाइप लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, है ना। प्रोफेशनलिज्म जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ये थोड़ा बहुत सेफ हो जाते हैं कहीं ना कहीं, इन बिटवीन होते हैं, ना बहुत ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं ना बिल्कुल रिस्क अवर्सर होते हैं। तो इसी तरीके से ये 3 टाइप के लोग हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इन 3 टाइप के लोगों के लिए ही 3 कैटेगरी ऑफ फाइनेंस बना रखा है, इक्विटी फाइनेंस, प्रेफरेंस फाइनेंस और डिबेंचर फाइनेंस, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 47,000 बच गया गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। अब जो ये 47,000 रुपए हमारे पास बचा 47,000, ये सारा का सारा इक्विटी और प्रेफरेंस में बंटना है। अब ये भी शेयर है, ये भी शेयर है मैडम, इनमें डिफरेंस क्या है? इसका नाम प्रेफरेंस शेयर इसीलिए है कि इक्विटी से पहले इसको प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी टाइप के डिविडेंड देने में, दैट्स इट। यानी कल को जब कंपनी बंद होगी तो पहले बाहर वालों का पैसा चुकाया जाएगा, फिर प्रेफरेंस वाले का पैसा चुकाया जाएगा, फिर इक्विटी वाले का। तभी तो इसे बोला जाता है थोड़ा सेफ हो जाता है
है ना। तो बस इसका प्रेफरेंस शेयर नाम क्यों है और उसका इक्विटी नाम क्यों है, इसको पहली प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी के ऊपर। तो ये मत समझेगा कि इक्विटी को तो नुकसान ही नुकसान है। कई लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं, मैडम इसको तो बचा कुचा मिलेगा, इसका तो नुकसान हो गया। अरे नहीं भाई, रिस्क वाले बंदे का कभी नुकसान नहीं होता, रिस्क लेने वाले को फिर प्रॉफिट भी तो उतने ज्यादा होते हैं। अब आप बताइए, एक बिजनेसमैन प्रोफेशनल को भी हायर कर लेता है और एम्प्लॉय को भी, ये दोनों किसके अंडर रहते हैं, इसी के अंडर ना। तो वो तो रिस्क तो लेना ही लेना है, रिस्क लिए बिना अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिलते। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना बेकार होगा या प्रेफरेंस में या डिबेंचर में। हर टाइप के लोग होते हैं और उनकी क्या पसंद है वो उनके ऊपर वेरी करती है। तो आपके पास ये 47,000 रुपीज का जो प्रॉफिट बचा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट। इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उनका 17,000 डिविडेंड है, बचा हुआ 30,000 रुपया सारा का सारा किसका, इक्विटी वालों का। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अगर आप बात करते हैं बोरोड फंड और ऑनर्ड फंड के बीच में। जो ऑनर्ड फंड वाले होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, उनकी ऑनरशिप होती है कंपनी के अंदर, वो कंपनी में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो कंपनी में डिसीजंस ले सकते हैं। बोरोड वाले वो कंपनी में डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, वो कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं, वो कंपनी में सिक्योरिटी मांग लेते हैं। तो ठीक है ना सर, अगर आप ज्यादा सिक्योरिटी मांगेंगे तो उसके बदले में आपको बेनिफिट्स भी कम मिलेंगे। चलिए डियर, आई होप आपको इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर कुछ हद तक समझ आ गया हो। बाकी हम एक एक करके आपको इनके बारे में समझाएंगे। चलिए, सबसे पहला हमारे पास जो ऑनर्ड फंड था उसमें कौन था, इक्विटी वाला। तो हम सबसे पहले इक्विटी के बारे में आपको बताएंगे। तो होपफुली अगर आपने इक्विटी वाला वो लेक्चर जो है ध्यान से सुना है तो आपको कोई भी दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। तो फीचर की अगर बात करें तो रिस्क इनका हाई होता है ना, रिस्क टेकर सबसे फर्स्ट नंबर पे यही है, रिस्क टेकर। मैच्योरिटी की अगर बात करें यानी इनका पैसा कब वापस होता है, तो इनका पैसा परमानेंट है बिजनेस के अंदर। बिकॉज ऑनर का पैसा कैसे वापस हो सकता है ना, ऑनर है ना ये कंपनी के। अगर कल को मेरा बिजनेस बंद होगा तो मैं अपने आप को तो सबसे बाद में ही पे करूंगी। तो वही वाली बात है, इनका पैसा क्या है, परमानेंट। इन्हें रिटर्न के तौर पे क्या मिलता है, रिस्क हाई है, रिटर्न के तौर पे इनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब जो वेरी करता है। उसके बाद रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम क्या होती है, बची कुची इनकम। वो बची कुची इनकम बहुत ज्यादा भी हो सकती है, वो बची कुची इनकम कम भी हो सकती है। अभी हमने आपको समझाया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहले किसको चुकाया जाएगा, इंटरेस्ट, लोनर को। फिर आपके पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से हम किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। फिर जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा उसमें से पहले किसको पे करा जाएगा, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, यानी उनका हिस्सा दिया जाएगा इस प्रॉफिट में से। फिर बचा कुचा इक्विटी को मिलता है। लेकिन आपको क्लियर कर दें, इनका फिक्स है जो इनको मिलना है, इनका भी फिक्स है, टैक्स वालों का 50% है। प्रेफरेंस वाले का जो अमाउंट होता है वो भी एक रेट के थ्रू फिक्स होता है। लेकिन इक्विटी का क्या फायदा है, जो भी बचेगा सारा का सारा इक्विटी का। तो कई बार इसे फायदा भी कहा जा सकता है, कई बार नुकसान भी, क्योंकि कभी कभी कम बचेगी ये रेजिडुअल, बची कुची इनकम। रेजिडुअल मतलब बची कुची, तो कभी कभी ये बहुत कम होगी तो इनको बहुत कम मिलेगा, और कई बार ये इतना ज्यादा हो सकता है कि इनका जो भी 2-4 सालों का लॉस है वो एक ही बार में पूरा हो जाए, राइट। तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल इनकम। इसके अलावा वोटिंग राइट, डिसीजन मेकिंग का राइट किसके पास है, ऑनर के पास। ऑनर कौन है, इक्विटी वाले। मेन ऑनर इक्विटी वाले ही होते हैं। प्रेफरेंस वाले ऑनरशिप राइट इतने ज्यादा नहीं रखते, कहने को वो ऑनर जरूर होते हैं लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, बिकॉज वो रिस्क न्यूट्रल लेते हैं, कम रिस्क लेते हैं। तो जो ज्यादा रिस्क लेता है, जो प्योर रिस्क ले रहा है बिजनेस चलाने का, उसी के पास वोटिंग राइट है, उसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है, डिसीजन मेकिंग पावर है। बात करें मेंबर्स की लाइबिलिटी, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी यहां लिमिटेड होती है। मतलब अगर किसी पर्सन ने 100 रुपए का शेयर खरीदा यानी टिकट खरीदी है, मान लीजिए एक टिकट उसने खरीदी है, ठीक है, वो भी कंपनी का ऑनर है। जिसने एक टिकट खरीदी है वो भी कंपनी का ऑनर है, जिसने 500 टिकट खरीदी है वो भी कंपनी का ऑनर है। ये बहुत अच्छी बात होती है अगर इक्विटी शेयर की बात करी जाए तो। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने हर पर्सन से अभी सिर्फ इस टिकट पर 80 रुपए ही मांगे हैं, अभी फिलहाल के लिए कंपनी ने हर टिकट से, हर बंदे से एक टिकट पर 80 रुपए मांगे, हर शेयर पर 80 रुपए मांगे हैं। कल को कंपनी बंद हो जाती है तो आपको ऑनर होने के नाते कंपनी के लोन चुकाने हैं। तो आपको कंपनी के लोन चुकाने के लिए और कितना पैसा देना है, सिर्फ शेयर में जो बकाया पैसा है यानी 20 रुपए जो आपके बचे रह गए पर टिकट। अगर आपने 5 टिकट खरीदी हैं तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आपने 10 टिकट खरीदी हैं तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। यानी जितना आपका शेयर का रिमेनिंग अमाउंट है, यानी आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए
तक ही लिमिटेड है। अब क्या मैडम शेयर 10 रुपए का 100 रुपए का ही होता है? नहीं, 10 रुपए का भी हो सकता है, 50 रुपए का भी हो सकता है। आप 12th क्लास में तो इसकी अकाउंटेंस पढ़ोगे, पूरी अकाउंटिंग पढ़ाओगे, आपको पढ़ाई जाएगी सेकेंड बुक के अंदर इसकी, राइट। तो ये आपके पास इसके फीचर्स हो गए। इन्हीं फीचर्स से इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स निकल कर आ जाएंगे। तो मेरिट्स क्या है? ये एडवेंचरस इन्वेस्टर के लिए सबसे आइडियल फॉर्म है, मतलब जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ये फॉर्म जो है वो उनके लिए बेस्ट फॉर्म है। दूसरा, नो ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी टू पे डिविडेंड। कंपनी के ऊपर कोई फिक्स नहीं है भाई कि डिविडेंड देना ही देना है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। इंटरेस्ट की तरह थोड़ा ना है, डिविडेंड नाम ही इसीलिए है, इंटरेस्ट से अलग है। क्यों इसका नाम डिविडेंड है? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है। तीसरा बेनिफिट, कंपनी के पास ये फिक्स कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल है, कंपनी को इसे वापस नहीं करना। उसके बाद है प्रोवाइड क्रेडिट स्टैंडिंग। देखिए, अगर आपका बिजनेस है और आपने सारा पैसा बाहर से लेकर ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो मार्केट में आपकी अच्छी इमेज नहीं जाती। लेकिन अगर आपने खुद का काफी हद तक पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और थोड़ा बहुत लेने के लिए आप बाहर चले जाते हैं तो ये एक अच्छी क्रेडिट स्टैंडिंग है कि आपका खुद का पैसा ज्यादा है और आप बाहर से कम लोन ले रहे हैं। तो अगर ऑनर्ड फंड ज्यादा होगा तो जो लोन देने वाले लोग होंगे उनके दिमाग में एक अच्छी पिक्चर जाएगी कि कंपनी अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करके काफी अच्छा बैठी है, सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा लेने के लिए मार्केट बाहर आ जाती है लोन लेने के लिए कंपनी। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद है नो चार्ज ऑन एसेट। ये हमने आपको बताया था, इक्विटी वाले कभी भी लोन देने के बदले में कंपनी से कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगते। इसको बोलते हैं चार्ज लेना। सिक्योरिटी का एक और नाम आपसे आपके दिमाग में जाना चाहिए, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी। तो कोई भी सिक्योरिटी जो है वो बिजनेस जो ये इक्विटी वाले हैं वो कंपनी से नहीं मांगते। इसके अलावा जो मेरिट है वो इक्विटी शेयर का ये है कि उनके पास वोटिंग राइट होता है, वही लोग डिसीजंस लेते हैं कंपनी के अंदर, राइट। डीमेरिट्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, है ना। डिविडेंड जो है वो वेरी करता रहेगा, फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा तो कभी कम तो कभी बहुत कम। तो ये इनका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 जगह से लोन ले रही हूं, एक जगह है जहां पर आप बहुत सेफ तरीके से लोन ले रहे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जनरली भी ऐसा होता है, अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, खास तौर पे गवर्नमेंट बैंक से अगर आप लोन लेंगे, और एक होता है प्राइवेट बैंक से आप लोन लें, और एक है आपके पास प्राइवेट पर्सन्स होती हैं, प्राइवेट लोग होते हैं जो लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे लोन लेंगे तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, इनसे इंटरेस्ट लेंगे, लोन लेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। मतलब अगर यहां पर आपको 5% पर लोन मिल रहा है तो यहां पर आपको 8% पे मिलेगा और यहां आपको 12% पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? यहां फॉर्मेलिटी कम है ना, सॉरी यहां फॉर्मेलिटी ज्यादा है, यहां उससे थोड़ी कम और यहां पर उससे भी कम, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट रेट आपको क्या पड़ जाएगी? ज्यादा। सेम कंपनी के पर्सपेक्टिव से होता है। अगर कंपनी की बात करी जाए, डिवेंचर वाले थोड़ी फॉर्मेलिटी ज्यादा मांगते हैं, लेकिन डिवेंचर वाले जो बदले में इंटरेस्ट रेट मांगते हैं वो कम फिक्स करते हैं। यही प्रेफरेंस वाले उनसे थोड़ा सा ऊंचा फिक्स करेंगे 8%, और जो इक्विटी वाले हैं वो थोड़ा और हाई फिक्स करते हैं। अब बच्चे कहते हैं मैम अभी तो आपने बोला था कि इनका कोई फिक्स नहीं होता। देखिए, जो भी मैनेजमेंट कंपनी को चला रही है ना, अब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करा, मैंने इन्वेस्ट करा, सब लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, सब लोग कंपनी थोड़ा चला रहे हैं। जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनके सामने एक टारगेट रखना तो जरूरी है ना, वो बात अलग है कि वो अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो इक्विटी वाले उनके सामने टारगेट रखते हैं कि हमारे पैसे का तुम 12% कमा कर दो हमारे को। प्रेफरेंस वाले कहेंगे हमें 8% कमा कर दो, और डिवेंचर वालों ने तो फिक्स करा ही होगा। तो जो मैनेजमेंट होती है, जो बिजनेस को चला रही होती है, उसको सबसे ज्यादा महंगा कौन पड़ता है? इक्विटी वाला। क्यों भाई? वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी तो ज्यादा मांगेंगे ना। जहां रिस्क ज्यादा है वो रिटर्न भी एक्सपेक्टेड ज्यादा होता है। तो वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं मैनेजर्स के सामने कि आप इतना कमा कर दीजिए। हाँ, दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो वो तो पता ही है कि डिविडेंड शब्द यहाँ इन्वॉल्व है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। ठीक है। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं उनका रिस्क क्या होता है? हाई होता है। ठीक है जी। उसके अलावा लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत सारी करनी पड़ती हैं कंपनी को इक्विटी शेयर्स के केस में, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जितने ज्यादा आप ऑनर्ड फंड लेते जाएंगे, कंट्रोल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब जितने लोग इक्विटी वाली टिकट खरीदते हैं सबके सब ऑनर बन जाते हैं, यही हमने आपको बताया। अब मान लीजिए कि मेरा अपना कोई एक बिजनेस है जिसमें 5 लोग हैं हम लोग, ठीक है। एक मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई हम लोगों को बिजनेस में। अब हमारे पास 10 लाख रुपए की हमें जरूरत है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 10 लाख रुपए बाहर किसी भी बैंक से लोन ले लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे को 2 पार्टनर नजर आ रहे हैं, उनसे हम 5-5 लाख रुपए उधार ले लें, और पर वो हमारी कंपनी में क्या बन जाएंगे? ऑनर।
अगर ये इनसे हम पैसा लेते हैं तो हमारा नुकसान क्या है कि अब जो हमारा कंट्रोल पहले 5 लोगों के हाथों में था, बिजनेस का कंट्रोल, वो 7 लोगों में बढ़ जाएगा। यानी अब जो डिसीजन मेकिंग है वो 5 जने ले पाएंगे, 7 जने लेंगे। तो अगर आप अपने कंट्रोल को और नहीं बांटना चाहते तो इक्विटी से पैसा मत लो, क्योंकि इक्विटी से पैसा लेने पर और ओनर कंपनी में आते जाएंगे और आपका कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप इक्विटी से पैसा ले सकते हो। डिलीशन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल का बंटना, और इक्विटी से पैसा लेने पर आपके पास और ओनर्स आएंगे तो आपका कंट्रोल जो है वो और लोगों में फैलता जाएगा। तो आई होप डियर आपको ये वाला पोर्शन क्लियर रहा हो। जल्दी से जल्दी हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभाग।